बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10 का नेक्स्ट लेक्चर को स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो डिफरेंट लेक्चर्स को स्टडी किया था उसमें हमने रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और उनकी एग्जांपल्स को स्टडी किया था, जिसमें हमने लास्ट टाइम जो एग्जांपल डिस्कस की थी वो कैल्शियम कार्बोनेट की थी। आज हम लोग उसे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ये स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन को और एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम इक्विलिब्रियम स्टेट्स के अंदर दो डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसकी, उनको स्टडी करेंगे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन सी है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम कौन सी है। उसके बाद हम इसको एक एग्जांपल के साथ स्टडी करेंगे कि हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन करवाएंगे और स्टडी करेंगे कि ये किस तरह से यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव किया जा सकता है। ठीक है, और लास्ट पर हम कंक्लूजन करेंगे ग्राफिकल मेथड के ज़रिए से, एक ग्राफ को ड्रा करेंगे और उसको समझेंगे कि किस तरह से जो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है वो अचीव हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, आज के जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग कॉपी वगैरह अपने पास रखें ताकि जो भी पॉइंट्स वगैरह आपको जो यहाँ पर मिलेंगे आप उसको नोट करें ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी अच्छी हो सके। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी है? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is same as the rate of reverse reaction, then the composition of the reaction mixture remains constant। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा ये डेफिनेशन तो ज़रा सुनी हुई लगती है क्योंकि हमने यही वाली डेफिनेशन को अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी स्टडी किया था। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं अगर वो इससे पहले वाली वीडियो को देखेंगे तो उन्हें आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है क्या? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन था। जब उसका रेट कहते सेम हो जाए, किसके बराबर हो जाए? द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, मतलब जब प्रोडक्ट्स आपस में मिलें और दोबारा रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर दें, इनका जो रेट होगा वो अगर सेम हो जाए। मतलब यूँ आप एग्जांपल इसको स्टडी कर सकते हैं कि आपके पास जो वाटर है वो आप वेपर्स में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जब वाटर लिक्विड से वेपर्स की फॉर्म में जा रहा है तो वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर आप उसी वेपर्स वाली फॉर्म में जो वाटर आ चुका है उसको दोबारा लिक्विड बनाना शुरू करें तो उसका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन निकल आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों का रेट, मतलब लिक्विड से वेपर्स के बनने की स्पीड और वेपर से दोबारा लिक्विड बनने का जो रेट होगा, अगर वो सेम हो जाए तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट, जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है इसको फर्दर कहते हैं, दो टाइप्स हैं। एक हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरी हम लोग क्या नाम देते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। हम जो फोकस करेंगे आज वो ज़्यादा हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर रहेगा। हम इसी के ऊपर तमाम जो है वो चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। और जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे और एग्जांपल भी हम इसकी आज स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है क्या? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, व्हेन द रिएक्शन ceases टू प्रोसीड इट इज़ कॉल्ड द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी रिएक्शन रुक जाए, प्रोसीड ना हो सकता हो। आप मतलब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ आप इस पिक्चर को अगर आप देखें ज़रा, इस पिक्चर के अंदर आप मुझे ज़रा ये बताएं, क्या ये जो बुक है क्या वो गिर रही है? मतलब आपको गिरती हुई पोजीशन में नज़र आ रही है क्या ये बुक? तो आंसर है नहीं। बुक इस टाइम हमें जिस हालत में नज़र आ रही है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए स्टेबल है क्योंकि इसके ऊपर मतलब जितनी भी डाउनवर्ड जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है वो इस टाइम क्या हो चुकी है? स्टेबल हो चुकी है। ये जो बॉल थी ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब बुक डाउनवर्ड फोर्स लगाती है, ये बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से ये जो बुक थी वो स्टेबल हो चुकी है, गिर नहीं रही नीचे की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, की दूसरी एग्जांपल आप सिंपल एग्जांपल के तौर पर आप स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है। ठीक है, अब वो टेबल जो है वो
आप ड्रॉ कर लें एक रैंडम सा। इसके ऊपर हम कहते हैं कि हमारी बुक पड़ी हुई है अगर इस टेबल के ऊपर। अब ये जो टेबल था अगर इसके ऊपर हमने कोई बुक वगैरह रख दिया, अब वो बुक अगर नीचे नहीं गिर रही, मतलब ऊपर जाहिर है यहाँ पर कोई इसके अपर साइड पे कोई ग्लास वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, और इस ग्लास के ऊपर हमने बुक रख दी है कोई। अब वो जो बुक हमने रखी वो गिरती क्यों नहीं है? डियर स्टूडेंट, बुक इसलिए यहाँ से नहीं नीचे की तरफ गिरेगी क्योंकि जब बुक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी तो ये जो टेबल था ये उसके अपोजिट, उसके रिवर्स में अपवर्ड फोर्स लगाएगा, तो तमाम लगने वाली फोर्सेस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। ना तो बुक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ना ही बुक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं लगा देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये तो एक एग्जांपल हो गई स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल मेंशन है उसमें लिखा हुआ है कि एक जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में डिफरेंट पोर्शंस हैं, वो बिल्डिंग गिरती नहीं है, स्ट्रेट खड़ी रहती है। क्या रीज़न है उस बिल्डिंग के खड़े रहने की? तो डियर स्टूडेंट, आप एक एग्जाम्पल में यही दोबारा से आप बातें लिख सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग से लगने वाली जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तमाम फोर्सेस हैं, वो जो वॉल्स ऑफ बिल्डिंग हैं, जो बिल्डिंग की दीवारें हैं, वो उसको प्रिवेंट करती हैं नीचे आने से। मतलब यहाँ पर अगर छत है बिल्डिंग की, तो ये छत नीचे क्यों नहीं गिरती? इसलिए नहीं गिरती क्योंकि वॉल्स, जो दीवारें हैं, वो प्रिवेंट करती हैं उसको नीचे गिरने से। मतलब जो डाउनवर्ड लग रही थी फोर्स वो, और जो वॉल्स अपवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगा रही हैं, तो दोनों फोर्स एक दूसरे से कैंसिल हो गई, तो बिल्डिंग भी हमेशा खड़ी रहती है, ये बुक भी हमेशा टेबल पर पड़ी रहेगी, इसी तरह ये बुक भी इसी तरह इस बॉल के ऊपर पड़ी रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हम लोग लगा देते, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर तमाम चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। डियर स्टूडेंट, डायनामिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अब हमें पढ़ना है। कहते हैं व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। अब रिएक्शन, गौर कीजिए ज़रा बात के ऊपर, उसने ये नहीं कहा कि आपका रिएक्शन रुक चुका है। मतलब अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि इक्विलिब्रियम को ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसमें शायद कोई रिएक्शन स्टॉप होने वाला है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। रिएक्शन रुकेगा नहीं, रिएक्शन कंटिन्यूसली होता रहेगा। और कैसे होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक मैंने एग्जांपल लिखी है, हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है आयोडीन के साथ ताकि हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाए। अब ये स्टूडेंट, इसमें रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन था, मतलब हाइड्रोजन और जो आयोडीन के जो मिलने का प्रोसेस था ताकि हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाए, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डबल हेडेड एरो से रिएक्शन को इंडिकेट किया गया, इसका मतलब रिएक्शन आगे की डायरेक्शन में भी जा रहा है और यही वाला रिएक्शन दोबारा रिवर्स होकर हाइड्रोजन और आयोडीन भी बना रहा है। यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी है। डियर स्टूडेंट, ये इक्वल कब होंगे? इक्वल ये उस वक्त होंगे, आप सपोज करें, इसको आप एक एग्जांपल के तौर पर स्टडी करें। मैं आपको एक सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा रियलिटी नहीं है। आप सपोज करें आपके पास जो रिएक्टेंट साइड थी, मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन जो है, वो सपोज करें टोटल क्वांटिटी में टोटल कितने हैं, वो 10 है, ठीक है। अब आपने रिएक्शन जब परफॉर्म करवाया, अब ये 10 नहीं रहे बल्कि यहाँ पर 5 रह गए हैं। इसका मतलब बाकी यहाँ ये चीज़ें हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके कहाँ जा चुकी हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड में जा चुकी हैं। और वो कितनी चीज़ें आ चुकी हैं? 5 चीज़ें यहाँ पर मूव करके आ चुकी हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट चीज़ें बता रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी, ये बिल्कुल ईजी है। 5 चीज़ों ने रिएक्ट किया, वो 5 आगे जाकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना चुकी हैं, ठीक है। अब होता क्या है, दोनों साइडों पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट यही तो थी कि दोनों साइडों में चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन इनका रेट जो होगा, मतलब रिएक्शन के आगे जाने की स्पीड और रिएक्शन के रिवर्स आने की स्पीड, वो नहीं रुकेगी। अब इसको यूँ कह सकते हैं कि अगले लम्हे कुछ यूँ हुआ कि अब ये 5 नहीं रहे, हाइड्रोजन और आयोडीन ने दोबारा से रिएक्शन शो किया, हो सकता है यहाँ पर कितने रह गए हों? 4 रह गए हों। लेकिन डियर स्टूडेंट, उसी लम्हे यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयोडाइड था वो भी 5 नहीं रहे, क्योंकि जिस दौरान हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट कर रहे थे, हाइड्रोजन आयोडाइड भी वापसी का रास्ता इख्तियार कर चुका था। मतलब यहाँ पर 5
से 4 रह गए और एक इधर कन्वर्ट हुआ, लेकिन यहाँ से पहले भी तो एक मॉलिक्यूल आगे जाकर बना था ना, दोबारा यहाँ पर +1 भी तो आएगा। मतलब जिस टाइम हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करवाकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे थे, बिल्कुल उसी लम्हे हाइड्रोजन आयोडाइड, मतलब ये हाइड्रोजन आयोडाइड उसी लम्हे रिएक्ट करवाकर दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहे थे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था, बिल्कुल उसी लम्हे रिवर्स रिएक्शन भी परफॉर्म हो रहा था, जिसका मतलब ये हुआ कि अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल आ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऐसी हालत को हम लोग क्या नाम देते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट एक ऐसी स्टेट होगी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जितनी चीज़ें आगे जा रही हैं उतनी ही चीज़ें वापस रिवर्स होकर आ रही होंगी। ठीक है, हम यहाँ पर एक और एग्जांपल से इसको स्टडी करते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी पिछले लेक्चर्स के अंदर इसी एग्जांपल को स्टडी किया था। आप सपोज करें कि आप जो हम यहाँ पर एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं वो एक आपके पास बीकर है और उस बीकर के अंदर आपने वाटर लिया हुआ है। ठीक है, अब वाटर के यहाँ पर क्या मौजूद है? मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और हम इस वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करने जा रहे हैं? नीचे से हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? हीट प्रोवाइड करने के रिजल्ट में क्या होगा? यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को क्या करेंगे? अब्जॉर्ब करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब वाटर मॉलिक्यूल्स हीट को अब्जॉर्ब करें, और आपने उससे पहले इस कंटेनर को क्लोज कर दिया था, जब ये वाटर मॉलिक्यूल हीट को अब्जॉर्ब करेंगे तो किधर मूव करके जाएंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके जाना शुरू हो जाएंगे। जिसका मतलब ये हुआ कि जो H2O था वो पहले किस हालत में था? लिक्विड स्टेट में था। लिक्विड से अब वो कन्वर्ट हो चुका है दोबारा से H2O के अंदर ही, लेकिन वो H2O अब कौन सा होगा? गैस की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये जो यहाँ से वाटर से वेपर्स के बनने का जो प्रोसेस था वो क्या कहलाएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा, जिसमें लिक्विड वाटर, ये जो मैंने यहाँ पर एल स्मॉल एन से इंडिकेट किया कि ये H2O लिक्विड फॉर्म में है और यहाँ पर दोबारा से H2O गैस की फॉर्म में आ चुका है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब सपोज करें ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो लो था। ठीक है, यहाँ का जो टेम्परेचर था वो लो था, मतलब ज़्यादा हीटेड मॉलिक्यूल्स नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल अब यहाँ पर कंडेंस हो सकते हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये H2O जो गैस की फॉर्म में थी वो अब रिवर्स रिएक्शन के साथ दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएगी और यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। एक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है जो अपवर्ड मूव करके जा रहा है, और दूसरा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है जो यहाँ से डाउनवर्ड मूव करके आ रहा है। जब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएंगी, तो ऐसी हालत को हम लोग क्या नाम देते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की, क्योंकि आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट ही हमारा फोकस रहेगा आज का। अब जब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट को मैंने यहाँ पर परफॉर्म करवाया, जो हमने लास्ट में रिएक्शंस को डिस्कस किया था, उसको माइंड में रखिएगा, हाइड्रोजन का और वाटर दोनों। ठीक है, वाटर वाला भी आपने याद रखना है और हाइड्रोजन वाला भी आपने याद रखना है। एट द बिगनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज हायर देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स। आप मुझे ज़रा सोच कर बताएं, जब मैंने वाटर को हीट करना शुरू किया था, क्या उस टाइम जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स थी क्या वो ज़्यादा नहीं थी? मतलब लिक्विड फॉर्म में वाटर ज़्यादा नहीं था? क्या डायरेक्ट हमारे पास वेपर्स आ गए थे? नहीं, हमारे पास स्टार्ट के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स थी वो ज़्यादा थी देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स हमने क्या बनाई थी? वाटर बनाया था, लेकिन वो वेपर्स की फॉर्म में था। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में हमें ये बात क्लियर हो गई कि जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होती हैं, कब? डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे हायर होते हैं, क्वांटिटी में वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स। सेकंड वन में कहता है एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज
फास्टर दैन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास रिएक्टेंट्स मौजूद हैं तो जाहिर है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ही ज़्यादा होगा ना। अगर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन, यहाँ पर देखें हाइड्रोजन का आप रिएक्शन करवा रहे हैं आयोडीन के साथ, अब आपके पास ये है ही नहीं, ये आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड है ही नहीं, तो मुझे बताएं ये हाइड्रोजन और आयोडीन ही रिएक्ट करेंगे ना आपस में, ताकि वो हाइड्रोजन आयोडाइड बना सकें। जब ये चीज़ें हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट लिखा ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ग्रेजुअली डिक्रीज वाइल द प्रोडक्ट इंक्रीज। स्टार्ट के अंदर रिएक्टेंट्स की जो क्वांटिटी थी क्या वो ज़्यादा थी या कम थी? जाहिर है ज़्यादा थी। और स्टार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी थी क्या वो ज़्यादा थी या कम थी? वो कम, बल्कि नहीं थी, मौजूद ही नहीं है प्रोडक्ट्स हमारे पास स्टार्ट के अंदर। जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करवाया, ये हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो कम होना शुरू हो गए, क्योंकि वो अब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है तो क्या अब ये रिएक्ट करवा कर ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, क्या इसका रिएक्शन होकर ये वापसी का रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता? पहले तो यहाँ पर कोई चीज़ मौजूद नहीं थी तो वापसी का रास्ता नहीं था, लेकिन अब जब ये हमारे पास आ चुकी है पॉसिबिलिटी, मतलब हाइड्रोजन और आयोडाइड हमारे पास बन चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट करवा कर दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन बना सकते हैं। तो क्या अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है या नहीं? तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो गया? इंक्रीज होना शुरू हो गया, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी क्या होना शुरू हो गई है? ज़्यादा होना शुरू हो गई है। ठीक है, इवेंचुअली द रेट ऑफ बोथ द रिएक्शन बिकम्स इक्वल एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ से रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करवा के रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ दोनों की स्पीड बराबर हो गई, और बराबर स्पीड होने का मतलब ये था कि आपने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया। ठीक है, at equilibrium state the concentration of the various species hydrogen and iodine and hydrogen iodide becomes कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर आकर जो प्रोडक्ट्स और जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है, जिसको हम कांस्टेंट कह रहे हैं। ठीक है, और आपको लास्ट में मैंने आपको ये रिएक्शन तो समझा दिया। उसके बाद हम यहाँ पर इसी चीज़ों को, ये रिएक्शन अगेन आपने याद रखना है, क्योंकि अब हम इसको एक ग्राफ की मदद से समझने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, आपने जब इस रिएक्शन को स्टार्ट में समझा, मतलब आपने जब रिएक्शन को स्टार्ट करवाया जिसमें आपने हाइड्रोजन को आयोडीन से भी रिएक्ट करवाया था, तो वो कौन सा रिएक्शन था? फॉरवर्ड रिएक्शन था। ठीक है, जब आपने भी रिएक्शन स्टार्ट करवाया उस टाइम क्या आपका जो टाइम था वो कितना था? क्या वो 1, 2 या 3? आप मिनट्स आप काउंट कर लें। ठीक है, क्या जब आपने रिएक्शन स्टार्ट करवाया उस टाइम आपका बिल्कुल जो टाइम था वो क्या था? 0 था। आपने टाइम उस वक्त अपना स्टार्ट किया था। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताएं, क्या इनकी उस टाइम जो क्वांटिटी थी, क्या इनकी जो मिकदार थी उस टाइम, क्या वो 0 थी? नहीं। इसका मतलब हमारा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो ग्राफ है वो यहाँ से शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो वो चीज़ें स्टार्ट होंगी जिनकी क्वांटिटी क्या होगी? 0। तो अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करें तो यहाँ पर हमारी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है अपवर्ड। इसका मतलब यहाँ इस कहीं पॉइंट के ऊपर जाकर जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, हाइड्रोजन और जो आयोडीन की जो मिकदार है वो क्या है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ था, मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा था, तो टाइम के गुजरने के साथ आपने देखा था ना कि हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन कम हो रही थी। तो यहाँ नीचे की तरफ हाइड्रोजन जो नीचे की तरफ हमारा जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है कि कंसंट्रेशन कम हो रही है, और अपवर्ड डायरेक्शन में ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। इसीलिए हमने ये लाइन जो है वो डाउनवर्ड लगाना शुरू कर दी, जिसका मतलब ये था कि वक्त आगे जा रहा है और कंसंट्रेशन हमारी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, और एक ऐसा टाइम आया जिसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है? अब बिल्कुल बराबर हो चुकी है। हालांकि टाइम अभी भी इंक्रीज हो रहा है, टाइम अभी भी ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन कम होते होते एक टाइम आया, अब क्या हो चुकी है? इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। सही है, अब हम वापसी का जो रिएक्शन था, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड जो रिएक्ट करवा कर दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन तैयार कर रहा था, अगर हम उसकी बात करें, स्टार्ट के अंदर क्या हाइड्रोजन आयोडाइड की क्वांटिटी थी?
नहीं, स्टार्ट के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड की क्वांटिटी ज़ीरो थी। इसका मतलब हमारा ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, इस ज़ीरो पॉइंट से शुरू होगा। जैसे जैसे टाइम गुजरा था तो क्या हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन थी वो ज़्यादा नहीं हो रही थी। मतलब हाइड्रोजन देखें टाइम गुजरता जा रहा है, टाइम आगे जा रहा है और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और एक टाइम आया कंसंट्रेशन क्या आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। ठीक है, यहाँ से अपवर्ड क्या इंक्रीज कर रही थी, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही थी। तो डियर स्टूडेंट यही आज का लेक्चर था कि किस तरह से हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करवाते हैं ताकि हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाए, और किस तरह हाइड्रोजन आयोडाइड रिवर्स रिएक्शन में जाता है। और दोनों जब रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो एक हालत जो है वो एक स्टेट हमारे पास अचीव हो जाती है, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन पूछें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।